Good morning to all of bold students। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मार्च महीने के आखिरी वीक से आपके बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इसकी तैयारी भली भांति कर ली होगी। अब आपके पास सभी विषयों का रिवीजन का समय है, तो इसके साथ ही हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपरों और कुछ अपडेट एग्ज़ाम पेपरों से लिया गया है, जिसको कि आप अच्छे तरीके से सुनकर और समझकर अपने बोर्ड पेपर की तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार सत्र 2021-22 के लिए 30% सिलेबस को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा रखा है, जिसको कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्नों की श्रृंखला वही रहेगी। गणित विषय में आपको पता होगा कि 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें 4 खंडों में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, ए, बी, सी और डी। खंड ए में आपके पास एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड ए में आपके पास एक एक नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड बा में आपके पास 11 से 15 5 प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के 5 प्रश्न। इसी तरीके से खंड सी में जो भाग सेक्शन सी होता है आपके पास, इसमें आपके पास 3-3 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके 16 से 25 तक चलते हैं। इसके बाद जो खंड डी होता है आपके पास, इसमें आपके पास 6-6 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके पास खंड डी में चलता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम आता है और इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 दो रेखाओं के आपके पास इक्वेशन दे रखे, जिसे लाइन की जनरल इक्वेशन भी कहते हैं। जो जनरल इक्वेशन आपके पास दे रखे ए के और ए के, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कहा गया है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। समांतर कब होगी, यानी कि दो रेखाएं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 समांतर होगी यदि। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्रतिबंध है जो बताता है कि रेखाओं के समांतर होने में उनके रेशो का क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता होगा कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके a1 a2 का रेशो बराबर होता है b1 b2 के रेशो और डज नॉट इक्वल टू होता है c1 और c2 के रेशो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता होगा, अगर यहाँ पे पूछता कि रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाता, लास्ट वाला। और अगर ये पूछता कि रेखाएं संपाती कब होगी, यानी कि ओवरलैप कब कर जाती है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन सेकंड से होगा। ऑप्शन 1 कहीं पे होता ही नहीं है, तो इस पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, तो ऑप्शन 1 होता ही नहीं है। इसी प्रकार से पूछा गया है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता का योगफल होगा। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, प्रायिकता से। आपको पता है कि किसी घटना होने की प्रायिकता धन किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाए। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, किसी घटना के होने की प्रायिकता दी हो और उसके ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो। तो ऐसी स्थिति में आपने घटना के ना होने की प्रायिकता को 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता, यानी कि आपको क्या कर देना है, उसका पक्षांतर, यानी कि आपको क्या कर देना है कि आपको पता होना चाहिए घटना होने की प्रायिकता धन घटना ना होने की प्रायिकता का समेशन 1 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दे रखा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श,
एक जो सर्कल होता है, जो उसकी टेंजेंट होती है, उस सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पे सर्कल दिया है और उस पे हमें बताना है कि जो उसकी टेंजेंट या स्पर्श रेखा होती है उसको कितने बिंदु पे स्पर्श करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बिंदु पे करती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है स्पर्श रेखा से कि किसी बिंदु से किसी सर्कल पर, किसी पॉइंट से किसी सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे से दो खींच सकते हैं, एक तो ऐसे खींच सकते हैं और एक है। ठीक है, हम दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। तो इसका आंसर क्या होता है कि अगर हमें पूछा जाए किसी बिंदु से किसी सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका आंसर होता है दो। और अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है। इसके बाद एक अगला प्रश्न आपके पास पूछा गया है जो कि आपके पास है एपी से समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। ठीक है, तो 10 7 4 का 30वां पद है। तो आपके पास 30वां पद पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए A30। तो आपको पता है A30 बराबर A+29D। ये आपके पास AP का nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A+29D। आपके पास A बराबर आपके पास यहाँ पे 10 दे रखा है। अब आप इसे क्या करोगे, 29 को तो ऐसे रहने दोगे, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, D। तो आपको पता है D निकालने के लिए हम सेकेंड पद से पहले पद को घटा देते हैं। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, -3। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 19 तियाँ कितना होता है, तो हो जाएगा आपके पास 87, जो कि आपके पास क्या होगा, नेगेटिव का 10 प्लस माइनस 87। अब आप इसे अब आप क्या था आपके पास 10 प्लस माइनस 87। अब आप 87 को माइनस करोगे 10 के साथ तो आएगा -77। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता है -77। ठीक है। इसी तरीके से अगले पर माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो आपको पता होना चाहिए 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। इस क्वेश्चन में छूटने की कोई गुंजाइश नहीं और बहुत बार पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रिलेशन के लिए। इसमें आपके पास कभी हो भी सकता है बहुलक और माध्य दे दे तो माध्य ज्ञात करने के लिए आ जाए। तो मेन मिडिल मोड का ये प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बिंदुओं -5 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है आपके पास √x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है इसमें आपके पास -1 प्लस, तो हो जाएगा -1 + 5 का स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से ये आपका निकल आता है 5 4 4 चौको 16। और इसी तरीके से आपके पास सेकंड दे रखा है 3 और 7। तो 5 7 -3 आपके पास 4, तो 16। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं √16 + 16। तो आपके पास निकल जाएगा 4√2। आपके पास इसके बीच की दूरी डिस्टेंस निकल जाएगी। इसी तरीके से पूछा गया द्विघात बहुपद 4x² - 8x = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके रूट्स हमें ज्ञात। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 4 को कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको देखो, एक तो आप इसे सॉल्व करोगे तो वैसे नहीं करना है, ये डायरेक्ट करना है। 4 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास x² = 2x बच जाएगा। ठीक है। तो एक x से आपका x कट जाएगा, तो आप x = क्या कह सकते हैं 2। एक रूट आपके पास ही आ जाएगा और दूसरा रूट आपके पास कैसे आ जाएगा, x = 0। ठीक है। तो आपके पास दो रूट इसे निकालने हैं आपके बहुत तरीके। मैं आपको थोड़ा अच्छे क्लियरिटी से बता देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4x को कॉमन ले लीजिए, आपके पास x - 8, यहाँ पे 2 बच जाएगा आपके पास, x - 2 = 0। अब आपको पता है 4x = 0,
तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 0, तो एक रूट आपका ये आ गया। इसी तरीके से फिर पुनः आप क्या कर सकते हैं रूट निकालने के लिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2। तो इस तरीके से आपके पास इसके दो रूट आ जाते हैं, x बराबर 0 और x बराबर 2। तो इस तरीके से आपके पास इसके दो रूट आ जाते हैं ये। इसी तरीके से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का आपके पास क्या दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 व 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो आपको पता है शून्य रूट्स का समेशन क्या होता है। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा मान लें, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे इन रूट को, तो 2 से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो शून्य योग क्या हो जाएगा, इसका समेशन योग क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। और गुणा क्या हो जाएगा, शून्यकों का जो गुणा होता है वो आपके पास अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। आप स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4, ए माइनस बी और ए प्लस बी का माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, बी का स्क्वायर है 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। इस तरीके से आपके पास योग और गुणनफल निकल आएगा कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो गुणनफल निकल आएगा हमारे पास 1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी शून्यक का योग और गुणनफल दिया हो तो वो आप बहुपद कैसे मिलता है हमें, तो वो मिलता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे मान रख दोगे तो आपके पास निकला एक्स स्क्वायर की जगह एक्स ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1। तो आपके पास यहाँ द्विघात समीकरण निकल आएगी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह आपके पास एक बहुपद निकल आएगा। इसके बाद पुनः आप इसे क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर 3/5 का कॉस ए निकाले तो आपको डायरेक्ट आंसर इसका क्या। अब साइन ए बराबर आपके पास जो होता है, इसे आपको इसका डायग्राम बनाए बगैर आप कर सकते हैं। आपके पास साइन ए बराबर क्या है 3/4, तो आपके पास क्या पता है कि लंबा आपके पास ये आ गया, एल ए आ गया आपके पास। तो ये आपको एल मिल गया और ये आपको हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण मिल गया, जिसे हम के से लिख सकते हैं। एल और के मिल गया, इससे हम क्या निकालें बेस बी निकाल सकते हैं। 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, 9 तो 16 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो आपके पास कॉस ए बराबर है आपके पास 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 4/5। इसी तरीके से लास्ट प्रश्न आपका रह जाता है, एक बेलन और शंकु के आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए यदि इनके आधार और ऊंचाइयां समान है। अगर आधार यानी बेस और इसकी हाइट आपके पास सेम हो रखी है, तो आपके पास वॉल्यूम का आपने रेशो बताना है सिलेंडर और कोन के बीच, यानी शंकु के आयतन बेलन, यानी कि पहले बेलन फिर शंकु। तो बेलन ये है और नीचे लिख दो शंकु। तो बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हैं बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 से ये कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3:1 आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। इस तरीके से इसका 3/1 क्या हो जाएगा, बेलन और शंकु का रेशो 3/1, ये आपका आंसर लास्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन समझ के करने हैं और इसके साथ साथ आपको हर फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, परीक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट आपके फॉर्मूले हो जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को फिर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।